हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। मैं राजेंद्र सांखला। इस सेशन में हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित जो कविता है अट नहीं रही है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर हम उससे संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं हमारे उनके बारे में चर्चा करेंगे। एक बार देखिए, इधर हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ लिया और उनका जो उत्साह गीत है उसके सारांश में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अट नहीं रही है कविता का सारांश हमने पढ़ लिया था, ध्यान रखना। आज हम पढ़ेंगे अट नहीं रही कविता का शब्दों का अर्थ सहित व्याख्या अर्थात भावार्थ के बारे में बातें करेंगे, ठीक है। और यह हमने पढ़ लिया उत्साह गीत को और उसके अभ्यास प्रश्नों को। तो इस सेशन में हम अट नहीं रही है और उससे संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। अब आपसे पूछ लिया जाए कि यह सब जो भी लिखा हुआ है हमें दिखाई दे रहा है सर, इनके लेखक का नाम क्या है? तो इनके लेखक का नाम क्या है? निराला जी। अब इनकी तस्वीर आपको दिख रही है और यह सब हमें किस पाठ्य पुस्तक में दिखाई देती है? क्षितिज भाग 2, जिसका अध्याय संख्या नंबर क्या है? 5 है, ठीक है। अध्याय संख्या 5 और पुस्तक का नाम क्या है? क्षितिज। क्षितिज आपको पता होगा किसे कहा जाता है? पृथ्वी और आकाश जहां मिलते हुए दिखाई देते हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है? क्षितिज कहा जाता है। यदि हम इसे तोड़ करके देखें कि मूल शब्द क्या है हमारा, तो मूल शब्द हमारा क्या है? क्षिति। क्या है? क्षिति। और जय क्या है? यहाँ पर प्रत्यय है। क्षिति का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों पृथ्वी, जिसे हम कह सकते हैं धरा, जिसे हम कह सकते हैं भूमि, जिसे हम कह सकते हैं क्षिति, ठीक है। और जय का अर्थ होता है उत्पन्न होने वाला या उत्पन्न होना, यानी कि पृथ्वी जहां से उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? क्षितिज कहा जाता है, ठीक है। तो इस सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? अट नहीं रही है कविता और उससे संबंधित अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। अब आपसे पूछ लिया जाए जो अट नहीं रही है कविता है उसके लेखक का नाम बताए। उसके लेखक का नाम क्या है? 4 लेखकों के नाम देकर के आपसे पूछा जा सकता है। तो उसके लेखक का नाम क्या है बच्चों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इनके द्वारा रचित यह कविता है और जिसमें किसका वर्णन किया गया है? फागुन की मादकता का वर्णन किया गया है। अब फागुन क्या है? जैसे हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून पढ़ते हैं ना, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जो महीने पढ़ते हैं, उसी प्रकार हमारा भी एक भारतीय कैलेंडर है, उसमें भी 12 महीने होते हैं। जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघ, पौष, माघ, फाल्गुन। तो हमारा जो अंतिम महीना है जिसे हम 12वां महीना है उसे उसकी फागुनता का वर्णन किया गया है इस कविता में, ठीक है। तो कविता पढ़ने से पहले हम इस कविता जो हमारा अट नहीं रही है उसके सारांश के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जिससे हम लोगों को अच्छे से हमारी कविता समझ में आ जाएगी। तो अभी मैंने बताया कि अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है, यानी फागुन की सौंदर्यता, फागुन की सुंदरता का वर्णन किया गया है। क्योंकि यह ऐसा समय होता है जो पेड़ पौधे जितने भी होते हैं वो हरे हरे पत्तों से, फल फूलों से, रंग बिरंगे फल फूलों से लद जाते हैं और इतनी खुशबू, इतनी महक रहती है कि कवि को वह जो दृश्य देखता है ना प्रकृति का, तो अपनी आंख जो पलक होती है उसे अपलक रूप से देखता है। उसकी आंखें अठाना भी चाहे ना तो अट नहीं रही है। तो उसकी बहुत ही अच्छा सौंदर्य वर्णन किया है कवि ने। कवि फागुन की सर्वव्यापकता, सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि फागुन की जो सुंदरता है सर्वव्यापक, यानी सभी संपूर्ण दृष्टि से जितनी भी देखने का जो नजरिया होता है व्यक्ति का, उसको बहुत सारे संदर्भों में देखते हैं और विस्तृत रूप से देखते हैं। यानी कि फागुन की मादकता है, फागुन की जो सौंदर्य है, फागुन के महीने में जो सुंदरता फैली हुई है रंग बिरंगी, उसके बारे में संपूर्ण विवरण को, यानी प्रत्येक आंखों की जितनी भी दृष्टियां होती हैं अपलक रूप से उन सभी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। जब मन प्रसन्न हो तो अर्थरफ फागुन का सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। कहने का तात्पर्य क्या है कवि का? कवि कहता है कि जब हमारा मन प्रसन्न होता है, जब हमारा मन प्रसन्न रहता है तो हमें प्रत्येक महीना फागुन जैसा दिखाई देता है। फागुन की माह में जिस प्रकार से व्यक्ति प्रसन्न रहता है, तो कवि यही कहता है कि व्यक्ति को हमेशा मन को खुश रखना चाहिए। यदि मन खुश रहा तो उसे प्रत्येक महीना फागुन नजर आएगा। हम यह भी कह सकते हैं जो फागुन हमारा महीना है ये तो भारतीय कैलेंडर के अनुसार है, और यदि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार माह पूछा जाए तो ध्यान रखना हम कह सकते हैं फरवरी के मध्य से लेकर के
फरवरी मध्य से लेकर के और मध्य मार्च यानी कि मार्च मध्य तक का समय, जिसमें हमारा कौन सा माह आता है? भारतीय कैलेंडर के अनुसार फागुन का महीना होता है। ठीक है। सुंदर शब्दों के चयन लय ने कविता को भी फागुन की तरह सुंदर व ललित बना दिया। जिस प्रकार से फागुन के महीने में हरे हरे पत्तों से पेड़ पौधे लद जाते हैं, रंग बिरंगे फूलों से लद जाते हैं, बहुत ही जब फूलों की महक उस वातावरण में फैलती है तो बहुत ही अच्छा महसूस करता है इंसान भी, और चारों तरफ खुशबू ही खुशबू नजर आती है, अर्थात वातावरण सुगंधित हो जाता है। उसी प्रकार कवि ने शब्दों के संयोजन से, अपनी कल्पना के, अपने बाहों से, शब्दों की सहायता से इस कविता में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जैसे हमारा फागुन है वह हमें पृथ्वी पर नहीं उसकी कविता में हमें नजर आ रहा है। ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? कवि कहता है, पहले पद में तो कवि कहता है कि जब व्यक्ति का मन प्रसन्न रहता है ना तो उसे प्रत्येक महीना फागुन जैसा नजर आता है। और कवि ने सुंदर सुंदर शब्दों के चयन से, अपनी लय से, अपनी गीत शैली के माध्यम से कविता को भी फागुन की तरह क्या बना दिया है? सुंदर, मनोहित, ललित बना दिया है। अब देखिए, अट नहीं रही है जो आपकी कविता है उसका पहला पद्यांश है, अट नहीं रही है आबा फागुन की तन सट नहीं रही है। अब देखो, अट का अर्थ होता है समाना या समा कह सकते हैं। सट का अर्थ भी क्या होता है? समा या समाना कह सकते हैं। आबा का अर्थ होता है चमक और तन होता है बच्चों शरीर। कहने का तात्पर्य क्या है? यहां पर कवि क्या कह रहा है वो देखिए एक बार। अट नहीं रही है यानी कि समा नहीं रही है, आवा फागुन की तन यानी फागुन के शरीर की जो चमक है वह समा नहीं रही है। सो शब्दों का अर्थ ध्यान रखना। यहाँ पर तीन शब्द दिखाई देंगे तुम्हें इस कविता में। एक तो दिखाई देगा अट, दूसरा दिखाई देगा सट, तीसरा दिखाई देगा पट। ध्यान रखना, अट सट पट इन तीनों का अर्थ समान है, सभी का क्या है? समा या समान। ठीक है। तो शब्दों का अर्थ याद हो गया। आबा का अर्थ क्या होता है? चमक, और तन का अर्थ क्या होता है? शरीर। ठीक है। एक बार शब्दार्थ देख लीजिए आप लोग भी। अट का अर्थ क्या होता है? समा, और आभा का अर्थ भी क्या होता है? आभा का अर्थ होता है समक, चमक, और सट का अर्थ क्या होता है? समा। ठीक है। तो अट सट पट तीनों का अर्थ समान है, जिसका अर्थ क्या है? समा या समाना, और आभा का अर्थ क्या होता है? चमक। अब देखिए कवि क्या कह रहा है इस पद में। अट नहीं रही है आबा फागुन की तन सट नहीं रही है। कवि कह रहा है कि समा नहीं रही है। क्या समा नहीं रही है? फागुन के शरीर की जो चमक है वह समा नहीं रही है। सट नहीं रही है अर्थात समा नहीं रही, यानी कि समा नहीं रही है। क्या समा नहीं रही है? फागुन के शरीर की चमक समा नहीं रही है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? फरवरी मध्य से लेकर के मार्च मध्य तक का जो वातावरण होता है, जो समय होता है, वह फागुन के सौंदर्य से इस प्रकार से लहरा रहा होता है वातावरण, इस प्रकार से खुशबू से सुगंधित होता है। पेड़ पौधे हरे भरे पत्तों से लदे हुए होते हैं, रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए होते हैं, और खुशबू, फूलों की खुशबू से वातावरण महक जाता है, जिसके कारण से ऐसा लगता है कि फागुन के शरीर की जो चमक है वह कम नहीं हो रही है, वह उल्लास है मेरे जो शरीर में। कवि कह रहा है मेरे जो शरीर में है ना वह चमक है ना कम नहीं हो रही है। किसकी चमक है? फागुन के शरीर की चमक। तो हम दोनों समय ले सकते हैं, फागुन का महीना भी ले सकते हैं, और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जो समय फागुन का हमारा है तो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार क्या हो जाएगा? फरवरी मध्य से लेकर के मार्च मध्य तक का समय हमारे भारतीय कैलेंडर के अनुसार क्या होगा? फागुन होगा। यानी कि आप लोग एक बात ध्यान रखना, यानी कि जब हम यानी कि हमारे कैलेंडर से, यानी हमारा जैसे फागुन का महीना है, ठीक है, तो हमारे जो महीना है फागुन का वो हमारा 12वां महीना या अंतिम समय है, यानी अंतिम माह है। यदि हम अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार माह निकालना चाहें तो ध्यान रखना इसमें 2 प्लस कर देंगे। 2 प्लस करेंगे तो 12 के बाद 13वां महीना तो आता नहीं है, 12 के बाद कौन सा महीना आता है? पहला महीना आता है। तो 2 महीने जोड़ देते हम लगभग।
जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना कि हमारा संविधान कब लागू हुआ था आंशिक रूप से, तो आप कहते हो 26 नवंबर 1949, मिति मार्गशीर्ष तिथि शुक्ल पक्ष सप्तमी विक्रमी संवत 2006। तो आप क्या पढ़ते हो, मार्गशीर्ष पढ़ते हो। तो मार्गशीर्ष हमारा भारतीय कैलेंडर के अनुसार कौन सा महीना है, 9वां महीना है। अब मैंने कहा अपने माह में 2 जोड़ देंगे तो अंग्रेजी कैलेंडर का माह आ जाएगा, तो 9 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नवंबर। तो आप यही तो कहते हो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान आंशिक रूप से क्या हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है। और यदि अंग्रेजी कैलेंडर का जो माह है उससे हमारा महीना निकालेंगे तो -2 कर देंगे, और भारतीय महीने कैलेंडर में 2 जोड़ देंगे तो अंग्रेजी माह आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं। तो हम लोग यदि प्रसंग लिखना हो तो प्रसंग कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश। देखो एक बात ध्यान रखना, हमेशा हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम भी आना चाहिए प्रसंग में। किसका नाम, पाठ्य पुस्तक का। उसके साथ में लेखक का नाम आना चाहिए, फिर उसकी कविता का नाम आना चाहिए, लेखक का नाम, फिर उसकी कविता है या गीत है क्या है, उस कविता का नाम आना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अट नहीं रही है नामक कविता से अवतरित है या उद्धृत है या लिया गया है। लिया गया मत लिखा करो, क्या तो उद्धृत लिखना है आप लोगों को या क्या लिखना है, अवतरित है। ठीक है, कर सकते हैं। तो देख लीजिए आप लोग, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत छायावाद के प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अट नहीं रही है कविता से अवतरित है। इस कविता में कवि फागुन की मादकता को प्रकट की है। कवि इस कविता में फागुन की सर्वव्यापकता, सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, जो फागुन की सुंदरता है उसे अनेक संदर्भों में कवि देखता है। और कवि ने तो यहाँ कविता में शब्दों के माध्यम से फागुन की सुंदरता को प्रकट किया अपनी कविता में। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं आराम से प्रसंग। छायावाद के प्रमुख कवि आप लोगों को पता है, छायावाद के 4 प्रमुख कवि माने जाते हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जिसे ब्रह्मा कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत जिसे विष्णु कहा जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हमारी पाठ्य पुस्तक में है जिसे क्या कहा जाता है, भी महेश कहा जाता है या रुद्र कह सकते हैं, रुद्र कहा जाता है। और अंतिम चौथा जो छायावाद का प्रमुख कवि है वो है महादेवी वर्मा जिसे शक्ति या दुर्गा का प्रतीक माना जाता है। भावार्थ देख लीजिए, व्याख्या देख लीजिए इसकी। हाँ, भावार्थ भी लिख सकते हैं आप, दोनों में कोई सा शब्द एक का प्रयोग कर सकते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने फागुन के महीने की सुंदरता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कवि कह रहे हैं कि समा नहीं रही है फागुन के शरीर की सुंदरता, अर्थात चमक समा नहीं रही है। ये तो हो गया सीधे सीधे अर्थ में। ठीक है, अर्थात फागुन के समय, अर्थात फरवरी के मध्य से मार्च महीने के मध्य तक के समय पेड़ पौधे हरियाली से भर जाते हैं और सुगंधित हवा से लोगों पर मस्ती छा जाती है। वे मस्ती से झूमने लगते हैं क्योंकि फागुन की मादकता ही मन को भाने वाला होता है। कहने का तात्पर्य क्या है, जो फागुन के शरीर की जो चमक है वह समा नहीं रही है। कहने का तात्पर्य क्या है, वह यह ऐसा समय है जिसमें चारों तरफ रंग बिरंगे फूल और हरे हरे पत्ते हमें नजर आते हैं। और यह ऐसा वातावरण है, ऐसा समय है, इस समय ऐसा वातावरण है जो बिल्कुल सुगंधित है क्योंकि खुशबू है, वहां पर फूलों की खुशबू फैली हुई है वातावरण में, जिसके कारण से कवि का मन जो होता है वह क्या होता है, मादकताओं के मन को भाने वाला होता है। ऐसा लगता है कि बस यहीं रहूं, ऐसा ही मौसम, ऐसा ही वातावरण हमेशा बना रहे। सेकंड पद देखिए, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। कहने का तात्पर्य क्या है, कहीं सांस लेते हो, यहां इन व्यक्ति मनुष्य मानव श्वास नहीं ले रहा है, सांस नहीं ले रहा है, यहां कौन ले रहा है, फागुन, क्योंकि फागुन की मादकता वर्णन किया गया। तो यहां मानवीकरण अलंकार हो गया। पूरी कविता में एक बात और ध्यान रखना, मानवीकरण अलंकार क्या होता है भी ये मानवीकरण अलंकार, जब किसी शब्द से मानव जैसा कार्य करने का बोध कराया जाता है,
यानी कि ऐसा लगे यहाँ तो मानव कार्य कर रहा है। जिस जो कार्य मानव करता है ऐसा ही कार्य कभी किसी शब्द से करवाना चाहता है तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। तो क्या कह रहा है, कहीं सांस लेते हो, और भी सांस तो कौन लेता है, मनुष्य लेता है, मानव लेता है। तो यहाँ फागुन को सांस लेते हुए कहा रहा है, क्या कह रहा है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। अर्थात जब फागुन श्वास लेता है, सांस लेता है, तो वह घर घर में खुशबू भर देता है। क्यों? क्योंकि फूल जब हवा चलेगी तो फूल सुगंधित होते हैं, तो फूलों की जो सुगंध है वह हवा में चारों तरफ फैल जाएगी। तो जब फागुन श्वास लेगा तो उसकी जो श्वास लेगा तो हवा में खुशबू होगी, वह खुशबू घर घर को भर देता है। यानी प्रत्येक घर में क्या भर देता है, खुशबू भर देता है। देखो यहाँ दो शब्द आ रहे हैं, घर घर, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यह क्या चीज होती है वो देख लीजिए एक बार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। देखो पुनरुक्ति, देखो पुनर धने उक्ति, और उक्ति का अर्थ क्या होता है, कथन। क्या होता है, कथन या शब्द कह सकते हैं। और पुनर का अर्थ होता है दोबारा। जब कोई शब्द की या जब किसी कथन की पुनरावृत्ति हो जाती है, जब किसी कथन की आवर्ती हो जाती है और दोनों शब्दों का अर्थ समान होता है तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। यानी कि जहां पर आप लोगों को एक जैसे शब्द दिखाई दें, दोनों शब्द कैसे हो, एक जैसे हो, और दोनों शब्दों का अर्थ समान है, तो आंख बंद करके कौन सा अलंकार कर देना, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कर देना। और किसी शब्द को मानव जैसे कार्य करते हुए दिखाया जाए तो वहां पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। तो जब फागुन श्वास लेता है तो घर घर में खुशबू भर देता है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, यानी नभ होता है आकाश, नभ क्या होता है, आकाश, और पर यानी क्या होता है, पंख, पर क्या होता है, पंख। यानी कि जैसे पक्षी अपने पंखों की सहायता से पूरे आकाश में उड़ता है, उसी प्रकार फागुन भी आकाश में उड़ने का, फागुन का भी आकाश में उड़ने का मन करता है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, यानी कवि कह रहा है यह एक ऐसा सौंदर्य, ऐसा वातावरण फैला हुआ है, यदि मैं अपनी आंख भी हटाना चाहूं ना तो आंख हट नहीं रही है। कवि उसे अपलक रूप से, अपलक यानी पलकें झपकती भी नहीं है, तो वह अपलक रूप से उस वातावरण को देख रहा है। समझ में आया? तो एक बार इसका शब्दार्थ देख लीजिए, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना इसका शब्दार्थ। तो क्या है, घर घर होता है, सांस सांस होता है, नभ आकाश होता है, पर पक्षियों के पंखों के बारे में कहा गया है, और अट यानी समाना होता ही है। कोई दिक्कत है तो बताइए। तो घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा, और पूरे पद्यांश पूरी कविता में, जो कविता दी हुई है ना हमारी, अट नहीं रही है, इस पूरी कविता में क्या है, मानवीकरण अलंकार है, ध्यान रखना। और नभ यानी क्या होता है, आकाश होता है, और पर यानी पंख, यानी पक्षी के पंख, और हट होता ही है, आपको पता ही है, समा। ठीक है, तो कवि क्या कह रहा है कि जब फागुन श्वास लेता है तो घर घर में खुशबू भर देता है। क्यों? क्योंकि जब फागुन श्वास लेगा तो हवा चलेगी, हवा चल रही होती है तो फूलों की खुशबू चारों ओर वातावरण को, चारों तरफ से, दिशाओं से क्या भर देता है, खुशबू भर देता है। तो जब फागुन श्वास लेता है तो घर घर में खुशियां भर देता है, खुशबू भर देता है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, जिस प्रकार से पक्षी पूरे आकाश में, पूरे आसमान में उड़ता है, चारों तरफ उड़ता है, वह चारों तरफ का वातावरण देखता है, उसी प्रकार हमारा जो फागुन है वह भी पक्षी की तरह उड़ करके पूरे वातावरण को देखना चाहता है, सारे वातावरण को देखना चाहता है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रहे। कवि कहता है यदि मैं ऐसे सौंदर्यता का, ऐसे सुंदर माहौल को यदि मैं जब मैं देख रहा हूं तो मैं अपनी आंख भी हटाना चाहूँ ना किधर से, तो हट नहीं रही। कहने का तात्पर्य कि आप किसी सुंदर चीज को देखते हैं तो आप उसे अपलक रूप से देखते हैं, इस प्रकार से, और आपकी आंखें पलक है ना, झपकती भी नहीं है। जब सामने वाला, जब किसी सुंदर चीज को आप देख रहे हो, जब सामने वाला आपकी तरफ देखता है, फिर आप थोड़ा सा अपनी गर्दन को घुमा लेते हैं। ठीक है, तो बाहर देख लीजिए। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि फागुन जब श्वास लेता है तो चारों तरफ खुशबू महक हो जाती है। अर्थात फागुन में जब फूलों की खुशबू हवा में बहती है तो ऐसा लगता है मानो फागुन सांस ले रहा हो। इस तरह फागुन का महीना पूरे वातावरण को आनंद से भर देता है, अर्थात हर घर में खुशबू भर देता है। और फागुन आकाश में उड़ना चाहता है, जैसे
आनंद में झूमते हुए पक्षी आकाश में अपने पंख फैलाकर चारों दिशाओं में उड़ने लगते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, जो पक्षी होता है अपने पंख फैला करके जब पूरे वातावरण पूरे आकाश में उड़ रहा है, ऐसे ही फागुन भी उड़ना चाहता है। ठीक है, ऐसा मनोरम दृश्य और मस्ती से भरी हवाएं हमारे अंदर भी हलचल पैदा कर देती हैं। यह दृश्य हमें इतना अच्छा लगता है कि हम अपनी आंखें हटाना भी चाहें तो हटा नहीं पाते, क्योंकि कवि कहता है कि फागुन की मादकता, सुंदरता, मनोहरता ही उसके कुछ ऐसी होती है जो हमें प्रकृति की सुंदरता में बहा ले जाता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, कवि तो यही कहता है कि बच्चों, हमेशा आप लोगों को अपना मन खुश रखना चाहिए, प्रसन्न रखना चाहिए, खुशी होनी चाहिए आपके मन में, तो आपको प्रत्येक माह कैसा लगेगा, खुशबूदार लगेगा, आपका मन प्रसन्नचित रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मध्य गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा सिरी पट नहीं रही है। ठीक है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पट यानी समा, शोभा श्री यानी भाग्य, पाट पाट यानी जगह जगह, पाट पाट यानी जगह जगह। और पत्तों से लदी डाल, पत्तों से डालियां लदी हुई है हरी हरी पत्तों से, कहीं हरी हैं कहीं लाल हैं, फूल फल फूल है ना, जो भी कहीं लाल कहीं हरा। उर का अर्थ होता है हृदय, क्या होता है, हृदय। ठीक है, मंद गंध यानी कि धीमी धीमी गंध, धीमी धीमी खुशबू, पुष्पमाल पुष्पमाला अपने हृदय में डाले हुए फागुन ऐसा महसूस हो रहा है। शब्दार्थ देख लीजिए, पाठ पाठ होता है जगह जगह, पाठ पाठ क्या होता है, जगह जगह। तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ध्यान रखना। मैंने अभी बताया था जब किसी शब्द की आवर्ती होती है, दोनों शब्दों का अर्थ जहाँ समान होता है तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ठीक है, और शोभा श्री सौंदर्य से भरपूर, सौंदर्य से भरपूर। पट समा नहीं रही, यानी पट नहीं रही है, पूरा लिख दिया मैंने, पट नहीं रही है। आप भी थोड़ा ध्यान रखना, पट नहीं रही है यानी कि पट का तो क्या हो जाएगा, समा, और जोकाती नहीं रही है। तो पाठ पाठ जगह जगह, शोभा श्री सौंदर्य से भरपूर, पट यानी समा नहीं रही है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए इसका, हम शब्दार्थ भी भावार्थ भी देख लेते हैं। कवि कहता है, क्या कहता है कि इस समय ऐसा माहौल छाया हुआ है, फागुन की सुंदरता का ऐसा माहौल छाया हुआ है, यह समय ऐसा होता है कि प्रत्येक पेड़ पौधे जितने भी होते हैं वो हरे हरे पत्तों से लद जाते हैं। जितनी भी पेड़ पौधों की डालियां होती हैं उन सभी में हरे हरे पत्ते आ जाते हैं, उनसे हरे हरे पत्तों से वो लद जाते हैं। कहीं लाल कहीं हरी, और इन पेड़ पौधों पर कहीं लाल और कहीं हरे पुष्पों की जो माला है वह लटकी हुई होती है, यानी हरे कहीं लाल रंग बिरंगे खुशबू नजर आते हैं। कहीं पड़ रही है उर्मे मंद गंध पुष्पमाला, और ऐसा लगता है कि मानो फागुन ने अपने हृदय पर मंद मंद खुशबू वाली पुष्पमाला अपने हृदय में पहन रखी हो। क्या कहा गया है कि यह समय ऐसा है कि प्रत्येक पेड़ पौधा अपने हरे हरे पत्तों से लदा हुआ है, अपने हरे हरे पत्तों से लदा हुआ है, और कहीं हरे कहीं लाल रंग बिरंगे फूल भी नजर आ रहे हैं। कहीं पड़ी है उर्मे मंदगंध पुष्पमाल, यानी कि अपने हृदय में ऐसा महसूस होता है कि फागुन ने अपने हृदय पर मंदगंध मंद मंद सुगंधित वाले पुष्पों की माला पहन रखी है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, और वह माला जगह जगह, वह खुशबू जगह जगह शोभायमान हो रही है, पट नहीं रही है, अर्थात समा नहीं रही है। कहने का तात्पर्य क्या है, कवि कह रही है कि जितनी भी उस समय में रंग बिरंगे लाल हरे जो भी फूल या पत्ते नजर आते हैं तो उनकी खुशबू इस प्रकार से फैली हुई है वातावरण
तो कवि क्या कह रहा है कि मेरा मन उल्लास से भर गया है, मेरी आंखों को मैं अठाना चाहूँ तो अट नहीं रही है। यानी कि वह उल्लास ऐसा हो रहा है कि मैं उस खुशियों को, उस सुंदरता को अपने हृदय में समाना चाहता हूँ, लेकिन समा नहीं रही है। इतनी खुशी हो जाती है कि कवि कह रहा है कि समा नहीं रही है। तो कवि क्या कहता है कि पत्तों से लदी, यही समय में पत्तों से हरी भरी डालियां हो जाती हैं पत्तों से, और कहीं रंग बिरंगे लाल फूल नजर आते हैं, कहीं हरे तो कहीं लाल, और ऐसा लगता है कि मानो कि उनके हृदय में जो मंदगंध पुष्पों की माला शोभायमान है, और जगह जगह पर ऐसी शोभासरी है वो जो हमें नजर आ रही है। अर्थात वह जगह है, वह जो समय है, वह जो सुंदरता है, वह समा नहीं रही है। ये हमने देख लिया था शब्दार्थ। भावार्थ देख लीजिए। कवि के अनुसार फागुन महीने में प्रकृति इतनी सुंदर नजर आती है कि उस पर से नजर हटाने को मन नहीं करता। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि चारों तरफ पेड़ पौधे हरे व लाल लाल पत्ते आ जाते हैं जो बहुत ही सुंदर नजर आ रहे हैं, और उनके बीच रंग बिरंगे फूल ऐसे लग रहे हैं मानो प्रकृति ने सुंदर रंग बिरंगी माला पहन रखी हो। अर्थात फागुन ने या प्रकृति ने अपने सुंदर सुंदर पुष्पों की माला पहन रखी हो। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, यह समय ऐसा ही है, चारों तरफ सुंदरता फैली हुई है, कहीं हरे कहीं लाल पुष्प नजर आ रहे हैं, कहीं हरे हरे पत्ते नजर आ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि प्रकृति ने सुंदर सुंदर पुष्पों की माला, मंद मंद खुशबू वाले फूलों की माला पहन रखी हो। इसकी सुंदरता और खुशबू इतनी अच्छी है कि जगह जगह अर्थात चारों दिशाओं में फैल रही है, और यह चमक सौंदर्य से भरपूर है जो समा नहीं रही है। अर्थात कवि के अनुसार फागुन के महीने में और बसंत ऋतु में प्रकृति की सुंदरता बहुत ही अच्छी लगती है। कवि कहता है एक तो फागुन का महीना, एक बसंत ऋतु में प्रकृति का वातावरण इतना सौंदर्य हो जाता है कि व्यक्ति आंख अठाना भी चाहे ना तो अठा नहीं सकता, उसे अपलग रूप से देखता रहता है, अपलग रूप से देखता रहेगा, यानी पलकें उसकी झपकेंगी भी नहीं। तो यह माहौल, यह समय ही ऐसा है। यदि आप लोग इस समय के अनुसार ढलना चाहते हो तो कवि कहता है कि आपको अपने मन को प्रसन्न रखना चाहिए। विशेष देख लीजिए, पूरी कविता का विशेष। भाषा सरल एवं सहज है, क्योंकि आप लोगों को पता है ऐसा कोई शब्द नहीं आया जो तुम्हें समझ में नहीं आया हो, पढ़ने में कठिनाई आई हो। कठिनाई आती है तो भाषा सरल नहीं होती है। भाषा कैसी है? सरल एवं सहज है। घर घर पर पाठ पाठ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। मैंने बताया था अभी क्या कि पुनरुक्ति पुनर्धन उक्ति, पुनर् दोबारा उक्ति यानी कथन, यानी कोई भी कथन जब रिपीट होता है, आवर्ती होती है, दोनों शब्दों का जहां समान होता है तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। मानवीकरण, पूरी कविता मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि मनुष्य की तरह कार्य करते हुए दिखाया गया है। ठीक है। वर्णों की आवर्ती कारण कौन सा अलंकार? अभी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। यानी कि आप लोगों को पता होगा कि जहां वर्ण की आवर्ती हो, यानी कोई भी वर्ण जब दूसरी जगह आ जाता है तो यहाँ आ रहा है रे 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 आ रहा है, यहाँ टे टे आ रहा है, पे पे, तो वर्णों की आवर्ती कारण क्या हो रहा है? अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अब हम देखते हैं जो भी अट नहीं रही कविता पढ़ी है उससे संबंधित अभ्यास प्रश्नों के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, अब आप लोग बताना इसका आंसर देखना है। छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? कहने का तात्पर्य है कि छायावाद के प्रमुख कवि हैं जिसे महेश या रुद्र कहते हैं, निराला जी को। तो छायावाद की एक खास विशेषता है कि अंतर्मन के भावों को बाहर की दुनिया से के साथ सामंजस्य बैठाना है। यानी अंतर्मन जो होता है, मन होता है अंदर का, उसे बाहर की दुनिया से सामंजस्य कैसा, कौन कौन सी ऐसी पंक्तियां हैं तो ऐसा लगता है यार ऐसा भी बाहर है और ऐसा हमें इस कविता में नजर आ रहा है। तो बताइए, सोचिए क्या हो सकता है आंसर। अट नहीं रही है फागुन के तन, यानी कि आभा फागुन की तन की, याद है? मंद मंद, याद है ना? यानी कि जब कवि कहता है ना कि फागुन के शरीर की चमक समा नहीं रही है, जगह जगह पर ऐसा शोभायमान हो रही है, तो हमें ये क्या होता है, हमारे अंदर के मन को क्या लेते हैं, बाहर का वातावरण भी छू लेता है। तो देख ली, निम्नलिखित कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है कि अंतर्मन के बाहों की बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाया गया है। जैसे देखिए, आभा फागुन की तन, यानी कि फागुन के शरीर की चमक, फागुन के शरीर की चमक,
अट नहीं रही यानी समा नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, कहीं फागुन श्वास लेता है। घर घर भर देते हो और घर घर में खुशियां भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, और जिस प्रकार से पक्षी चारों ओर आकाश में चारों दिशाओं में उड़ता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने मन से सोचता है कि मैं भी पक्षी की तरह उड़ना चाहता हूँ, मैं भी इस पूरे वातावरण, इस पूरी पृथ्वी को देखना चाहता हूँ, यानी कि उड़ते हुए मैं देखना चाहता हूँ। तो इन पंक्तियों से हमें बाहर की दुनिया से जोड़ता है, हमारा मन है, अंतर मन है, हमें उसके साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश की गई है। यानी कि शरीर की चमक, आप लोगों को पता है आपकी शरीर की चमक जब सामने वाले को दिखाई देता है तो क्या आप लोग सुंदरता शरीर को नहीं देखते हो? क्या अलग रूप से देखते हो किसी भी सुंदर चीज को? सांस लेते हो, तुम श्वास लेते हो, अपने मन को छूता ही है। घर घर भर देते हो, तो मनुष्य का तो काम है बाहर जो मनुष्य होता है घर घर में खुशियां लाता है। बात अलग है, दुख भी खुशियां मनुष्य ही लाता है, लेकिन खुशियां लाने की कोशिश करनी चाहिए, हमेशा मन को प्रसन्न रखना। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते, जिस प्रकार पक्षी आकाश में चारों दिशाओं में उड़ता है, ऐसा मन भी हमारा भी करता है, हम भी उड़ करके इस चारों दिशाओं में उड़े और पूरे वातावरण को, इस सुंदरता को देखें हमारी आंखों से। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 2। प्रस्तुत कविता में कवि प्रकृति की व्यापकता का किन किन रूपों में वर्णन किया है? इन प्रकृति की व्यापकता, व्यापकता होता है विस्तृत, प्रकृति क्या होती है? विस्तृत। यानी प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन किन रूपों में किया है? बताइए, सोचिए जल्दी से, इन प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन किन रूपों में कवि ने किया है? कौन कौन से ऐसे रूप है, कौन कौन सी ऐसी पंक्तियां आई हैं जिसमें प्रकृति का विस्तृत रूप से वर्णन कवि ने किया है? ठीक है, देख लीजिए। प्रस्तुत कविता क्या नाम है? अट नहीं रही है, जिसके लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मैं कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी मैं कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया है। जैसे पेड़ पौधे नए नए हरे हरे पत्तों से खिलखिला रहे हैं और फल और फूल से लदे पड़े हैं। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि यह मौसम ही ऐसा है जिसमें प्रत्येक पेड़ और पौधा हरे हरे नए नए पत्तों से लद जाता है, रंग बिरंगे फूल नजर आते हैं। दूसरा, हवा सुगंधित हो उठी है, प्रकृति के कण कण में सौंदर्य भर गया है, क्योंकि फूलों की खुशबू चारों तरफ फैल गई। यानी हवा सुगंधित कैसे होगी? जब भाई वातावरण में हवा चलेगी तो खुशबू की खुशबू तो फैलेगी, और जब खुशबू की खुशबू फैलेगी तो प्रत्येक घर को वह सुगंधित कर देता है, प्रत्येक घर को खुशबू से भर देता है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है क्या प्रकृति की? यानी प्रकृति का विस्तृत वर्णन आपको बताना है उस कविता में, बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो पेड़ पौधे हरे हरे पत्तों से रंग बिरंगे फूलों से लद जाते हैं। दूसरा क्या है? हवा सुगंधित हो जाती है। क्यों? जब हवा चलेगी तो खुशबू फूलों की है वह भी चारों ओर वातावरण फैल जाएगी। नेक्स्ट देखिए, खेत खलियानों, बाग बगीचों, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों एवं चौक चौबारों में फागुन का उल्लास सहज ही दिखता है। यानी कि चौक चौबारों, चौक क्या होता है? आंगन, चौबारा यानी मकान के ऊपर जो मकान बना है उसे चौबारा कहते हैं हम लोग। पशु पक्षी जीव जंतु हैं, उनमें सभी में खुशियां छा जाती हैं, खुशियां मतलब भर जाती हैं, खुशबू से वो सुगंधित हो जाते हैं, उनका मन क्या हो जाता है? प्रसन्न। उल्लास क्या होता है? प्रसन्न होना। नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार कवि को प्रकृति के सौंदर्य में आंख हटाना मुश्किल हो गया, और इस प्रकार का जब आप लोग सौंदर्य देखेंगे तो कभी क्या आप लोगों की भी आंखें नहीं हट पाएंगी। नेक्स्ट बताइए प्रश्न संख्या 3। इन कविताओं के आधार पर निराला ने काव्य शिल्प की विशेषताएं, यानी कि इन कविताओं के आधार, यानी कि निराला जी ने जितनी भी ऐसी कविताएं लिखी है उन कविताओं के आधार पर इसका शिल्प सौंदर्य बताना है, काव्य शिल्प ध्यान रखना। यानी कि किन किन अलंकारों का, किन किन छंदों का इन्होंने प्रयोग किया है, कैसे कैसे गुण है इसमें, कैसी भाषा का प्रयोग किया है, तो उस शिल्प सौंदर्य के बारे में आप लोगों को बताना है। तो मैंने इसमें बताया था, मानवीकरण अलंकार भी आया है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी आया है, अब किसी को किसी के समान बताया जाए तो उपमा अलंकार भी हो चुका है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? गीत शैली, फागुन जो छायावाद की जो शैली है वह गीत शैली, गेयता, सुंदरता, व्यापकता, सब प्रकार से कवि ने अपनी कविताओं में काव्य शिल्प का वर्णन किया है। जैसे
महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनके काव्य शिल्प की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे उत्साह और अटनहिरीय दोनों ही कविताओं में प्राकृतिक उपादानों का चित्रण और मानवीकरण हुआ है। यानी कि एक तो गीत, हम कविता भी कह सकते हैं उत्साह को, और अटनहिरीय दोनों में प्राकृतिक उपादानों का बहुत ही सुंदर चित्रण और मानवीकरण किया है। प्रकृति के रूप में मनुष्य की तरह कार्य करता हुआ दिखाया गया है। नेक्स्ट, उपयुक्त कविताओं में तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है। और छायावाद की विशेषता हो रहा है तत्सम शब्दावली का प्रयोग करना। तो कवि ने भी यहाँ संस्कृत के शब्दों का प्रयोग अच्छे से, बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। दोनों कविताओं में गीत शैली, यानी आपको पता है गेयता छायावाद की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। तो दोनों कविताओं में गीत शैली का, यानी गीत क्या होता है, ऐसे शब्द जो गाए जाते हैं, ऐसे शब्द जो गाए जाते हैं। काव्य के दो पक्ष हुआ करते हैं। काव्य के दो पक्ष हुआ करते हैं, कौन कौन से? एक तो अनुभूति और अभिव्यक्ति है, और दूसरा होता है भाव पक्ष और शिल्प पक्ष। ये दोनों पक्ष दोनों कविताओं में नजर आते हैं, कवि के प्रत्येक कविता में नजर आते हैं। यानी काव्य के दो पक्ष होते हैं, एक तो अनुभूति और अभिव्यक्ति पक्ष, दूसरा भाव और शिल्प पक्ष, दोनों हमें इसमें नजर आते हैं। छायावाद की अन्य विशेषताएं हैं, जैसे प्रवाह में अलंकार योजना, संगीतात्मकता आदि भी निराला जी कविताओं में विद्यमान है। यानी ये है जो भी अन्य विशेषताएं और बच गई, अलंकारों का प्रयोग, संगीतात्मकता हो गई, प्रवाह में होगी। प्रवाह क्या होता है? यानी चलते हुए रहना। आप लोग पढ़ रहे हो, ऐसे लगता है कि आप भी उसके साथ साथ, कविता के साथ साथ क्या कर रहे हो, चल रहे हो, ऐसा महसूस होता है। और निराला जी की प्रत्येक कविता में ऐसा नजर हमें आता भी है। प्रश्न संख्या 4, जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होगा? फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? इन फागुन में ऐसा क्या है जो अन्य ऋतुओं से भिन्न होता है? तो आपको पता ही है, फागुन में सुंदरता का वर्णन होता है, चारों तरफ हरियाली फैल जाती है। अब चारों तरफ जब हरियाली फैल जाएगी तो मन सुंदर अपने आप ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आंसर देख लीजिए। फागुन में सर्वत्र मादकता छाई रहती है। मादकता यानी सुंदरता, मनोहरता, ललित जिसे हम कह सकते हैं। प्राकृतिक शोभा अपने पूर्ण यौवन पर होती है। पूर्ण यौवन यानी पूरी जवान होती है। पेड़ पौधे नए नए पत्तों, फल फूलों से लद जाते हैं। सुगंधित फूलों के कारण हवा सुगंधित हो उठती है। आकाश निर्मल और स्वच्छ हो जाता है। पक्षियों के समूह आकाश में घूमते हुए दिखाई देते हैं। बाग बगीचों और पक्षियों में उल्लास भर जाता है। इस तरह फागुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से क्या है? भिन्न है। आप जो का त्यों लिखो तो आपकी मर्जी है, वैसे आप अपने मन से लिखना। कैसे? कि अन्य ऋतुओं से फागुन का जो माह है इसलिए भिन्न है क्योंकि उस समय प्रत्येक पेड़ पौधा नए नए हरे हरे पत्तों से लद जाता है और रंग बिरंगे फूले भी नजर हमें आते हैं, जिसके कारण चारों ओर का वातावरण हमें सुगंधित नजर आता है। जहां जिधर हवा बहती है उधर ही वातावरण सुगंधित होता हुआ चला जाता है और घर घर में क्या खुशबू भर देता है, और जिसके कारण आकाश में स्वच्छ व निर्मल दिखाई देता है। नीर यानी नहीं, मल यानी कोई भी गंदगी दिखाई नहीं देती, बिल्कुल आकाश साफ नजर आता है। चारों दिशाओं का आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं, जो आपको बहुत अच्छी नजर आती है। प्रश्न संख्या 5, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं अट रही है? यानी कि कवि अब कहता है ना, कवि अब मैं अपनी आंखों को उठाना भी चाहूं तो फागुन की सुंदरता से हटती नहीं है। तो क्यों नहीं अटती है वह आप लोगों को बताना है। तो क्यों नहीं अट रही? अभी सीधी सी बात है कि जो इस समय ऐसा वातावरण है कि अठाना भी चाहे, रंग बिरंगे कहते हैं ना आप, अरे वाह कितनी अच्छी। अरे आप एक बात बताओ मुझे, आप किसी सुंदर चीज को देखते हो, किसी सुंदर वस्तु को देखते हो तो आप कैसे देखते हो? आप कहते हो ना, वाह क्या बात है, कितना अच्छा वातावरण है। सही है गलत है? या आप किसी भी आप मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे शायद। यानी आप किसी भी सुंदर चीज को देखते हो, किसी लड़के को, किसी लड़की को, लड़का लड़की को, लड़की लड़के को देखते हो, सुंदर जो होता है उसको देखने का मन करता है आप लोगों को, करता है नहीं करता? तो देख लीजिए इसका आंसर भी क्यों नहीं अट रही है। फागुन का सौंदर्य अन्य ऋतुओं और महीनों से बढ़कर होता है। इस समय चारों ओर हरियाली छा जाती है और खेतों में कुछ फसलें पकने को तैयार होती हैं। सरसों में के पीले फूलों की चादर बिछ जाती है। यानी कि यह समय ऐसा होता है जब फसलें पकने को आती हैं और सरसों पर पीले पीले फूलों की चादर बिछ जाती है। पेड़ पौधों पर
लताएं और डालियां रंग बिरंगे फूलों से सज जाती हैं। प्राणियों का मन आनंद में रहता है। फागुन के महीने में प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही सुंदर नजर आता है। इसलिए कवि की आंख फागुन की सुंदरता से अठाए नहीं अट रही है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब चारों ओर सुंदरता नजर आएगी तो कवि क्या, कोई भी, किसी भी व्यक्ति की, मानव की आंखें नहीं अटती हैं। तो ये थी हमारी आपकी अट नहीं रही है और कविता, इससे संबंधित अभ्यास पर उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी कहीं दिक्कत हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिख सकते हैं। तो इस सेशन में बनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।